हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हमारी क्लास में क्लास 10th होम साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोगी का भोजन। रोगी का भोजन ये टॉपिक आप लोग के क्लास 10th यूपी बोर्ड होम साइंस में सिलेबस में है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है कि रोगी का भोजन कैसा हो। अलग अलग तरीके के हर व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति का भोजन, एक बीमार व्यक्ति का भोजन, एक छोटे बच्चे का भोजन, एक नवजात शिशु का भोजन, एक गर्भवती महिला का भोजन, एक फीडिंग मदर, सबकी रिक्वायरमेंट जो होती है भोजन की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में ये चैप्टर मेंशन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं और जो भी आपके डाउट हो उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि रोगी का भोजन होना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो इसका मतलब है कि वह, आप उसे बहुत तेल मसाले वाली भुनी हुई चीज़ें देंगे तो उसका पाचन तंत्र क्या कर पाएगा, नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा ना। क्योंकि रोगी जब बीमार होता है तो उसके अंदर उसकी जो भोजन पाचन की जो क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अलग अलग बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है कि उसका ऑपरेशन हुआ हो सकता है कि वो किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हो सकता है कि उसको पेट जैसी समस्याएं हो ना। अलग अलग समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो वो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य का मतलब होता है कि जो भोजन पचने योग्य हो, क्या हो, जो भोजन क्या हो आपका पचने योग्य हो, सुपाच्य होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मसाले रहित, मसाले व तेल रहित भोजन होने चाहिए। क्या होते हैं मसाले, देखिए आप नॉर्मल भी डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ दिखाने के लिए तो डॉक्टर आपको तुरंत बाहर की चीज़ें खाने से मना करता है और दूसरा वो ये कहता है कि आपको ज़्यादा तेल से भुनी हुई मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप अगर इनको खाते हैं तो ये क्या करती हैं कि आपके आपकी जो जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनको ये क्या करती है, इफेक्ट डालती हैं। तो सुपाच्य भोजन होना चाहिए, मसाले व तेल रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोग के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोग के अनुसार होना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है ना, इसके लिए भी क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो, भोजन देखने में क्या हो, आकर्षक हो। सर ये तीसरा, ये चौथा हो गया। भोजन देखने में क्या हो, आकर्षक हो, भले ही वो क्या हो, आकर्षक हो। आप उसे सुपाच्य भोजन ही दे रहे हैं, तरल भोजन ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा दीजिए कि देखने में वो क्या लगे, थोड़ा सा आकर्षक लगे। क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी रोग से ग्रस्त है तो उसका भोजन करने का वैसे भी मन नहीं करेगा, तो उसको ऐसा भोजन दीजिए ताकि उसकी क्या हो, भोजन को देख के क्या हो, रुचि पैदा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन आपकी विभिन्न चीज़ों में पाया जाता है। आपका अंडा में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। इन सभी क्या होते हैं चीज़ों में आपका क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या देना चाहिए। देखिए भाई, कमजोर व्यक्ति है तो उसको क्या देना चाहिए, उसको पोषक तत्व देना, उसको पोषक युक्त भोजन देना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोषक युक्त भोजन देना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो कमजोर है तो आप उसको तुरंत बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड को क्या करना है, आपको नहीं बढ़ाना है। आपको उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर पे क्या करना है, भोजन को देना है। मतलब अगर उसको वो 2 रोटी आपको देनी है तो आपको साथ में 2 रोटी मत दीजिए, उसको 1 रोटी पहले दे दीजिए, 1 रोटी बाद में दीजिए। उसको सब्जी, जो तरल चीज़ें हैं उनकी मात्रा ज़्यादा करिए, जो गरिष्ठ चीज़ें हैं उनको आप क्या करिए, ज़्यादा मत दीजिए। सॉरी। तो कमजोर व्यक्ति है तो उसको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आपको पोषक युक्त भोजन देना है। साथ ही उसको क्या देना चाहिए, समय के अंतराल का ध्यान देना चाहिए। समय के अंतराल पे आपको भोजन देना है ना। गरिष्ठ भोजन नहीं देना है, क्योंकि भाई अभी वो क्या हुआ है, अभी वो बीमार होके उठा है, आप उसे अभी बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, गरिष्ठ चीजें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया बुखार के समय जब ज्वर ना हो तो भोजन देना चाहिए। देखिए, जब आपको मलेरिया, जैसे जब आपको बुखार हो रहा है ना, तो बुखार वगैरह में क्या होता है कि आपका जो भोजन होता है वो क्या होता है, बहुत
ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, कमज़ोर है ना, व्यक्ति क्योंकि आपको बुखार हो रहा है तो व्यक्ति ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है ना। ऐसे में उसे आपको ऊर्जा युक्त भोजन देना है। कैसा भोजन देना है, ऊर्जा युक्त भोजन देना है ना, आपको ऊर्जा युक्त भोजन देना है, प्रोटीन की चीज़ें देनी है, प्रोटीन युक्त भोजन देना है, प्रोटीन युक्त विटामिन देना है ना, आपको मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उसको क्या करना है, पोषक युक्त वाली चीज़ें क्या करनी है, उसको देनी है। जैसे इसके साथ ही साथ आप उसको तरल भोज्य पदार्थ भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि खाने की इच्छा नहीं होती, पाचन तंत्र भी थोड़ा कमजोर हुआ रहता है, तो आप उसको सूजी का हलवा दे सकते हैं, आप उसको दलिया बना के दे सकते हैं ना, आप उसको साबूदाने की खिचड़ी दे सकते हैं, ये सारे उबला आलू दे सकते हैं, थोड़ा सा दाल चावल भी आप उसको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे मलेरिया के बारे में जान लीजिए। मलेरिया कैसे फैलता है, ये जो आपका मलेरिया है ये क्या है, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर काटने से फैलती है। कैसे फैलती है, मच्छर काटने से फैलती है। आपसे पूछ सकता है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने, तो यह मादा मच्छर के काटने से फैलती है। कैसे मच्छर के काटने से फैलती है, मादा मच्छर के काटने से फैलती है, और इसका नाम क्या है, एनाफिलीज मच्छर। क्या नाम है, एनाफिलीज। क्या है, एनाफिलीज मादा क्या है इसका, इस मच्छर का नाम है। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया एक कह सकते हैं यह एक संक्रामक बीमारी है। क्या है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि किससे फैलती है, मच्छर के काटने से फैलती है, मादा मच्छर के काटने से फैलती है, जिसके नाम क्या है, एनाफिलीज मच्छर। इस बीमारी, इस मलेरिया को सबसे पहले संज्ञान में कौन लेके आया था, तो रोनाल्ड रॉस नामक क्या थे आपके, आविष्कारक कौन थे, रोनाल्ड रॉस। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, रोनाल्ड रॉस के द्वारा क्या किया गया था, मलेरिया को आइडेंटिफाई किया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको बस मलेरिया के बारे में जाना है। इससे इतर अगर आपसे परीक्षा में भी पूछता है तो भाई मच्छर कहाँ होते हैं, तो मच्छर गंदगी में होते हैं, जहाँ पे गंदगी होगी, धूल मिट्टी मतलब वो होगी, वहाँ पे आपके ये मच्छर क्या होते हैं, पनपते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आता है कि अतिसार के रोगी का भोजन क्या होना चाहिए। देखिए आपने पढ़ा था जल से फैलने वाले रोग, जल से फैलने वाले रोग पढ़े थे, जिसमें आपने फैलने वाले रोग पढ़े थे, जिसमें आपने अतिसार को देखा था। तो अतिसार आपसे ये पूछे कि अतिसार कैसे फैलता है, तो अतिसार जल से, अशुद्ध जल से फैलता है। कैसे फैलता है, अशुद्ध जल के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध जल हो गया, अशुद्ध भोजन हो गया, दोनों चीज आप कर लीजिएगा, अशुद्ध जल हो गया, अशुद्ध भोजन हो गया, दोनों के द्वारा आपका क्या होता है, अतिसार फैलता है। अतिसार होने पे आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। अब ये बताइए बेटा, जब आपका पाचन तंत्र प्रभावित होगा तो आप उसको कैसा भोजन देंगे, तो भाई हम अतिसार के रोगी को तरल भोजन देते हैं। कैसा भोजन देते हैं, तरल भोजन देते हैं। अब उस तरल भोजन में आपका क्या आता है, आपका सूप आता है, किसी भी चीज का हो गया, सब्जी का हो गया, टमाटर का हो गया, आप उसको क्या देते हैं, सूप देते हैं, आप उसको सूप देते हैं। पका केला आप उसको दे सकते हैं, पका केला दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी लिक्विड चीज़ें हैं ना, आप उसको मूंग की दाल दे सकते हैं, मूंग की दाल, यही सब आपको क्या करना है, अतिसार के रोगी को देना है, क्योंकि भाई उसका पाचन तंत्र कमजोर है, इस वजह से आपको उसको तरल आहार क्या करना रहता है, देना रहता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्ज के रोगी को देना चाहिए। देखिए कब्ज के रोगी, जब आपको कब्ज की शिकायत हो बेटा, तो कब्ज के रोगी को क्या देना चाहिए, रेशेदार भोजन देना चाहिए। कैसा भोजन देना चाहिए, रेशेदार भोजन देना चाहिए। जैसे जो आपका इसमें आप बिना, जो हमारा आटा होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चलनी से चालते हैं, तब हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आपको उसके जो चोकर होता है, चोकर युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चोकर युक्त आटे का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन से क्या नुकसान है, उसे भी शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए पहले तो आप मोटापा का शिकार होते हैं, दूसरा मधुमेह जैसी समस्या से आप क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से मधुमेह जैसी समस्या से आप क्या कर सकते हैं,
ग्रसित हो सकते हैं। लू लगने पर क्या देना चाहिए, तो लू लगने पे आप बेल का शरबत दे सकते हैं, बेल का शरबत दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप क्या दे सकते हैं, आप बेल का शरबत दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लू लगने पर दे सकते हैं। प्याज भी आप उसको दे सकते हैं, प्याज वगैरह दे सकते हैं। तो ये क्या, प्याज दे सकते हैं। ये सब आपके क्या है, घरेलू नुस्खे हैं। अब आता है क्षय रोगी को क्या देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आपने मलेरिया को पढ़ा, आपने साल को पढ़ा, देखिए क्षय रोगी क्या है, क्षय का मतलब होता है टीबी, ठीक है, क्या है, टीबी नामक बीमारी को हम क्या कहते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाहे आप उसे क्षय रोग बोलिए, चाहे आप उसे टीबी बोलिए। इसका एक नाम और है राजयक्ष्मा, इसको आप राजयक्ष्मा भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मौत का कप्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौत का कप्तान कहा जाता है। ये सब क्या है, ये सब आपके टीबी के बीमारी के क्या है, अलग अलग आपके क्या है, नाम है। तो ये क्षय रोग है। पहली बात तो ये कैसी बीमारी है भाई, तो ये संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। इसके जो जीवाणु है उसका क्या, इसका जो वो है वायरस है, उसका क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर कोशिश, ठीक है, ट्यूबर कोशिश। तो क्या है माइक्रोबैक्टीरियम, इसका क्या है, जीवाणु का क्या है, आपके नाम है, ठीक है। इसका जो रोगाणु है, इसका पूछ सकता है कि रोगाणु का आकार कैसा होता है, मतलब कैसा वो दिखता है, तो वह विराम चिन्ह के जैसा दिखता है। कैसे दिखता है, आपके विराम चिन्ह के जैसा क्या होता है, ये आपका दिखता है, ठीक है। इसको खोजा किसने था, तो टीबी नामक बीमारी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट कॉक नामक मनोविज्ञान रॉबर्ट कॉक के द्वारा क्या किया गया था, रॉबर्ट कॉक के द्वारा इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्षय रोग है, इसमें आपका क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो प्रभावित अंग है वह आपका क्या है, वह आपका फेफड़ा होता है। प्रभावित अंग क्या होता है, आपका फेफड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो क्षय रोगी को क्या देना चाहिए, तो आपके क्षय रोगी को भी तरल भोजन देना चाहिए, तरल भोजन देना चाहिए। मसाले रहित, तेल रहित ऐसे भोजन क्या करना चाहिए, देना चाहिए। जो भी चीजें आप इनको दे रहे हैं गर्म देना चाहिए। क्या देना, जैसे सूप वगैरह हम उनको दे रहे हैं तो ठंडा आपको नहीं देना है, आपको गर्म करके उनको क्या करना है, देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फटे दूध का पानी आप किस रोगी को देते हैं, तो ये जो टाइफाइड वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या दिया जाता है, टाइफाइड के रोगी को फटे दूध का पानी दिया जाता है। अब आपसे पूछे टाइफाइड कैसी बीमारी है, तो भाई जल और भोजन से दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसके जीवाणु का क्या नाम है, तो इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है, ठीक है। तो इस टाइफाइड में हम क्या देते हैं, हम फटे दूध का क्या देते हैं, पानी देते हैं। खनिज लवण के स्रोत क्या है, तो खनिज लवण आपके हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, ठीक है, अनाज आदि से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आता है तरल आहार क्या है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको तरल आहार समझने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमने आहार को 3 भागों में क्या किया है, वर्गीकृत किया है। इनका खत्म हो गई है। भोजन को 3 श्रेणियों में क्या किया गया है, भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला है तरल आहार। क्या है आपका, तरल आहार है। दूसरा क्या है, अर्ध तरल आहार है। क्या है, अर्ध तरल आहार है, ठीक है। पहला आपका क्या है, तरल आहार है। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, अर्ध तरल आहार है। और तीसरा है आपका क्या है, हल्का भोजन है, ठीक है। क्या है, हल्का भोजन है। देखिए, तरल आहार किस व्यक्ति को दिया जाता है, जब व्यक्ति किसी भी चीज को पचा नहीं सकता है ना, जब उसका पाचन तंत्र क्या हो, पूरी तरीके से कमजोर हो ना। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी का सीजर होता है, तो सीजर होने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद जब उनको कुछ दिया जाता है खाने के लिए, तो उनको लिक्विड चीजें ही दिया जाता है। नारियल का पानी हो गया ना, फलों का जूस हो गया, दाल का पानी हो गया ना, ये सारी चीजें उनको क्या दी जाती हैं। क्यों ऐसा दिया जाता है, क्योंकि अभी उनका पाचन
तंत्र इतना क्या है मजबूत नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को पचा सके। तो ये क्या होती है पहली स्टेज। जब थोड़ा थोड़ा व्यक्ति क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि 2-3 दिन बीत जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इनको मूंग दाल की खिचड़ी दे दिए, दाल का फुल्का और रोटी, रोटी का फुल्का और दाल का पानी उनको दे दीजिए ना। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी क्या करता है, बढ़ा देता है। और कुछ दिन बाद आप क्या करते हैं, आपको जब खुद ही लगता है कि आप हाँ ठीक हो गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अपने भोजन में ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होता है तरल आहार। देखिए तरल आहार में जैसे आ गया आपका फटे दूध का पानी। बस यही आपसे पूछता है कि कौन से आहार में क्या आता है, आपको इतना ही याद रखना है। फटे दूध का पानी हो गया, फटे दूध का पानी हो गया। फलों का रस हो गया, क्या हो गया, फलों का रस हो गया। फटे दूध का पानी हो गया, फलों का रस हो गया, टोस्ट का पानी हो गया, टोस्ट का पानी हो गया, टोस्ट का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया। इसके साथ ही साथ टमाटर का सूप हो गया, टमाटर का सूप हो गया, टमाटर का सूप हो गया। चावल का पानी हो गया, जिसको हम चावल का मार कहते हैं, चावल का मार ही लिख सकते हैं, चावल का मार हो गया ना। सब्जियों का सूप हो गया, सब्जियों का सूप हो गया। ये सब आपके किस में आते हैं, सब्जियों का सूप, ये सब आपके तरल आहार में आते हैं। क्या आते हैं, आपके तरल आहार में आते हैं। वहीं अर्ध तरल आहार में जो ना बहुत एकदम तरल है ना एकदम से गाढ़ा है, मध्यम है। जैसे क्या कह सकते हैं, मूंग दाल की आपकी खिचड़ी हो गई, ठीक है, मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, साबूदाना हो गया, साबूदाना हो गया। कस्टर्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, कस्टर्ड हो गया ना। जेली हो गई, अरारोट हो गया। ये सब आपके किस में आते हैं बेटा, ये सब आपके अर्धतरल में आते हैं। अब आपका आता है हल्का भोजन। हल्का भोजन आप जानते हैं, जैसे हमारी खिचड़ी हो गई ना, यहाँ पे आपका मूंग की दाल होगी अर्धतरल में, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो गई, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, ठीक है, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया। इसके साथ ही साथ आपका दाल रोटी हो गई। ये सब आपका किसमें आता है, ये सब आपके हल्के भोजन में आते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे यही पूछेगा कि तरल आहार में कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, अर्धतरल में कौन से आते हैं, और हल्के भोजन में क्या होते हैं, कौन से आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है। देखिए आहार आयोजन का अलग अलग उद्देश्य है। सबसे पहले तो यह रोग के अनुसार होता है। क्या होता है, रोग के अनुसार होता है। रोग के अनुसार हम आहार का आयोजन करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी आपने देखा, आप टाइफाइड के रोगी को देख रहे हैं, आप अतिसार के रोगी को देख रहे हैं, आप डेंगू के रोगी को देख रहे हैं। अलग अलग चीज़ों के टाइम अलग अलग आपकी क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो रोग के अनुसार होती है। दूसरा आयु के अनुसार हम क्या करते हैं, आयु के अनुसार भी हम भोजन को क्या करते हैं, आयोजन अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे एक छोटे नवजात बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई उसको सिर्फ दूध पे ही रहना है, वो दूध पे जाएगा। जैसे ही बच्चा 1 साल का हुआ उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। आपका किशोर है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपका एक एडल्ट है अलग है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, वृद्ध लोगों का अलग है, गर्भवती महिला का भोजन का आहार अलग है, आपके फीडिंग मदर का क्या है, भोजन का जो आहार आयोजन है वो क्या है, अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं आहार आयोजन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी आयु अनुसार, उसके लिंग के अनुसार और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए उसको कैसा भोजन चाहिए, इसके अनुसार ही हमें उसको क्या करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। तो ये आपके कुल 13 क्वेश्चन थे, रोगी का भोजन था। मैंने इसको सेपरेट इस वजह से बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, चैप्टर को आप लोग फिर से एक बार ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप चैप्टर को फिर से पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से, टाइम बिल्कुल नहीं है। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।